गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 के फिजिक्स में हमने वेक्टर कवर कर लिया है और अब से काइनेमेटिक्स के सेक्शन चालू होंगे, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हमारे 3 चैप्टर हैं। मोशन इन वन डायमेंशन दैट इज स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन के भी कुछ टॉपिक काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। चलिए, उससे पहले समझ लेते हैं काइनेमेटिक्स है क्या। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रिगार्डलेस कि मोशन किस वजह से आया है, ठीक है ना। मतलब हम इसमें केवल कंसर्न किससे रखेंगे, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, डिस्प्लेसमेंट से, टाइम से, डिस्टेंस से, स्पीड से, ठीक है ना। वो वेलोसिटी किस वजह से आई, ठीक है, एक्सेलरेशन किस वजह से आया, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। इसकी चर्चा हम डायनामिक में करते हैं, ठीक है, जब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो समझ में होंगे डेफिनेशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ mechanics in which we study about motion of object without concerning cause of motion, cause of its motion, ठीक है ना। क्लियर है ना। हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, बिना इसकी चिंता किए कि वो मोशन किस वजह से है। चलिए, अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज थी जो आपको आनी चाहिए थी, तो इसको मैं रब कर लेता हूं। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बेसिक काइनेमेटिक्स से चालू होता है। फिर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ा जाएगा। तो डिस्टेंस को पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहली चीज, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई कैसा भी ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे स्पेस में रिप्रेजेंट करना है कि वो कहां पर है, उसका लोकेशन कहां पे, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, क्लियर, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट, अब इसे बताना ये कहां पर है स्पेस में, इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसका लोकेशन कहां से है वो किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। तो हमको एक सिस्टम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सिस्टम कैसा है, फिक्स्ड डिफरेंस सिस्टम, ठीक है। कोई एक ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जहां से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। अब इस ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे और जो ये वेक्टर बनेगा, मान लेते हैं वेक्टर आर है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा, ये सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है, ये सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि फिजिक्स में जैसा हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स हम क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में, ठीक है, रेस्ट के बारे में। तो फिजिक्स में एक बहुत अच्छी सी बात है कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अभी मैं एकदम स्टिल खड़ा हूं यहाँ पे, तो आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है किसी और के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई टर्म नहीं होता है फिजिक्स में, ठीक है ना। एब्सोल्यूट
रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिक्स में। क्लियर है ना? मतलब ऐसा कोई भी हम सिस्टम नहीं बनाए हैं अभी तक, ना ही है पूरे यूनिवर्स में, जिसके रिस्पेक्ट जो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट में। ठीक है ना? इवन यूनिवर्स में भी कोई सिस्टम आप बना लीजिए, वहां पे भी प्लेनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, एस्ट्रॉयड वगैरह मूव कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। ठीक है ना? सारे के सारे रिलेटिव है। मैं अभी आपको रेस्ट में दिख रहा हूँ, किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ खुद ही रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। यानी रेस्ट और मोशन को डिफाइन किया गया है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जो देख रहा है। ठीक है ना? तो पहले तो रेस्ट और मोशन का भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि रेस्ट क्या होता है। कब हम कहें कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में? बॉडी इज said to be in rest when its position not changing with time and observer। ठीक है, ऑब्जर्वर मतलब जो भी सराउंडिंग में है, ठीक है, जो आपको देख रहा है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और समय के साथ अगर वो कोऑर्डिनेट, वो जो भी पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे रेस्ट में। और अगर वो चेंज हो रहा है तो कैसा हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्लियर? तो अगर मुझे इस पॉइंट का लोकेशन बताना था तो किसी के रिस्पेक्ट में बताना ना, तो हमने एक रेफरेंस सिस्टम ले लिया कि हाँ भैया यहाँ से। अब हो सकता है कि ये पॉइंट मेरे यहाँ से बहुत कम दूरी पे हो, आपके यहाँ से बहुत दूरी पे हो, तो ये भी एक रिलेटिव टर्म। ठीक है, चल तो अच्छा मान लेते हैं अगर ये स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर को इसके टर्म में, एक्स वाई जेड के टर्म में, वेक्टर में कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड सी कैप। क्लियर? ये जो आप वेक्टर में अच्छे से पढ़ लें। ठीक है ना? पिछले 6 लेक्चर हम लोग वेक्टर की डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए, मुझे जहां तक लग रहा है पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब पोजीशन वेक्टर जब हमने पढ़ लिया है तो डिस्प्लेसमेंट की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, और आप पहले से भी जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बच्चों को बताया गया रहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना? तो सबसे कम से कम दूरी होती है 2 पॉइंट के बीच में, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस किसे कहते हैं? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो आइए देखिए समझते हैं पहले। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो आपको डेफिनेशन सही लगेगा लिखिएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बहुत सही डेफिनेशन रहेगा इसका जब हम वेक्टर के टर्म में बात करें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बस बात खत्म। इट इज चेंज इन पोजीशन। याद रखने के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख लो, आसान से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्लियर? तो आइए समझते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम है और एक ऑब्जेक्ट है यहां पर कहीं, ये R1 है इसका पोजीशन, और फिर मान लेते हैं ये मूव करके यहां पर कहीं आ गया।
इसका पोजीशन क्या है R2, ठीक है ना। पहले कहाँ पे था बच्चों R1 पे, बाद में कहाँ पे आ गया R2 पे, मतलब R1 से R2 की तरफ मूव किया, एरो इधर की तरफ। तो ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, शॉर्टेस्ट पाथ, इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी होगी, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म में, ठीक है ना। वेक्टर के फॉर्म में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से हम कंपेयर नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड में कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी केवल एक ही केस होगा जब वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब भी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ तो आपसे ये बात समझ लीजिएगा कि मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर के टर्म में बात करने का कोई मतलब ही नहीं। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आइए समझते हैं कैसे। R1 वेक्टर D वेक्टर और R2 वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है ना, R1 के हेड में D का टेल जुड़ा हुआ है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, और R2 वेक्टर क्या हो गया टेल टू हेड जुड़ा है, मतलब R2 वेक्टर हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसको हम क्या लिख लेंगे D वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। अच्छा D वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो D वेक्टर बराबर क्या लिख लेते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो आपको दिख रहा है ये R2 माइनस R1 क्या बता रहा है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसलिए बेटर क्या है डेफिनेशन याद करना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। R2 हमारा फाइनल वाला पॉइंट था, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको ऐसे याद करो R फाइनल माइनस R इनिशियल, ठीक है, ठीक है। और ये भी याद रहे तो अच्छी बात, ठीक है ना, क्योंकि आप ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं और पहले के ज्ञान से ही आदमी किसी भी टॉपिक को रिलेट करके पढ़ सकता है। तो 9th में आप पढ़े हैं कहीं ना कहीं ये चीजें। अच्छा क्या होता है बच्चों के अगर ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है, जो यहाँ से यहाँ आया, वो ऐसे ना चल के ऐसे आता इस तरीके का, तो ये क्या होता, इसका पाथ कवर्ड ये है ऐसे, इस तरह से वो चल रहा है। तो जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है स्केलर, यानी एक्चुअल पाथ, ठीक है, कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी, ये हमारा क्या है डिस्टेंस है। और एक्चुअल पाथ क्या, एक्चुअल टोटल पाथ क्या, पूरी की पूरी पाथ, ठीक है। दो पॉइंट की सबसे कम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज डिस्टेंस। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर समझ लेते हैं, और अंतर समझ के कुछ पॉइंट लिखा जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझने का, एक एग्जांपल ले लिया जाए। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आराम से सोच के बताना। ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते हैं, यहाँ से एक पार्टिकल चला इधर की तरफ, कितना चला 5 मीटर, ठीक है ना। अब इस केस में बच्चे होता स्ट्रेट लाइन पास है बिल्कुल, तो डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। चलिए ठीक, यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। और जब मैं सेम कह रहा हूँ इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है ना। बार बार ये बात मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि स्केलर और वेक्टर को कंपेयर करने का कोई मतलब है नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ की तरफ आए, अच्छा यहाँ से 2 मीटर और चले आगे, ध्यान से देखिए कितना चले 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 7, डिस्टेंस कितना हुआ 7। चलिए सर ठीक है, यहां से फिर वापस आएंगे, कितना वापस आ गए, हाँ चलिए 5 मीटर वापस आ गए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हुआ 5 to 7 और 7 5 12, मतलब पूरी दूरी कितनी चली इसमें 12। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की दूरी, ये देखो यहाँ पे 7 चला और फिर 5 पीछे आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 2 बचेगी,
ठीक है ना, ये कितनी हो गई 2, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2। अच्छा पार्टिकल और इधर की तरफ आ जाता है, जो भी ये 2 मीटर बचा है वो भी 2 मीटर, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 0। जहां से चला वहीं पर आ गया, ठीक है ना, ये समझाने के लिए ऊपर बनाया है, अदरवाइज इसी लाइन पे आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन पड़ रहा है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ ये, तो अगर ये ऐसे जा रहा है इसी बात में वापस आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये सब घूम के ऐसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन पड़ रहा है। चलिए अच्छा डिस्टेंस क्या हो गया इस केस में 5 5 10 10 4 14, ठीक है। चलिए अगर ये इसके बाद भी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ जाता है और हम कह रहे हैं 4 मीटर इधर आ जा रहा है, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया 14 4 18, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो जो हमने सिस्टम माना था उससे पीछे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इधर की तरफ कितना हो जाएगा -4, और डायरेक्शन आप दिखाना चाहें तो आई का, ठीक है ना, -i के डायरेक्शन में, क्लियर है। अब इतना जो भी हमने एग्जांपल के थ्रू जो भी बातें की हैं, आइए उससे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, ये बेसिकली डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्प्लेसमेंट हमारा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऐसे दिखा रहे हैं आप कंफ्यूज ना हो, डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है कब, जो बॉडी केवल स्ट्रेट लाइन मोशन करे इन यूनिक डायरेक्शन, ठीक है ना, यूनिक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन करे, यूनिट डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन फिक्स, ठीक है ना, मतलब यहां से यहां सीधे चल रहा है ना, एक ही डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, तो जब तक सीधे चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन में तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 7, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 7। चलिए दूसरी चीज हम क्या देख ले रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो बड़ा होगा और या तो बराबर हो सकता है, किसके डिस्प्लेसमेंट, देखा ना, यहां तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, लेकिन इसके बाद से जैसे ही पार्टिकल इधर आने लगा डिस्टेंस बढ़ने लगा, डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, एक ऐसा समय आया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्टेंस और बढ़ा, एक ऐसा समय आया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। यानी यहां से एक और चीज हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो आपको मालूम है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्लियर। तीसरी चीज क्या, चौथी चीज क्या होगी, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, क्लियर। समय के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा नहीं, कभी भी घटेगा नहीं, अगर वो बॉडी कैसी है मूव कर रही है, क्लियर है इतनी बातें। और सबसे लास्ट बात जो आप सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है वेक्टर है, और डिस्टेंस क्या है स्केल, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए बताया था कि आप इतनी छोटी छोटी बातें याद करने की जगह पे समझ करिए, क्लियर अच्छे से देख लीजिए, ठीक। चलिए आइए तब इस पर थोड़ा सा कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां से हमारा कुछ कॉन्सेप्ट बन जाए। चलिए पहला देखिए सवाल क्या है हमारा,
पहला सवाल हम किस पे करते हैं, जो डेफिनेशन लिखते हैं उस पे किए। डेफिनेशन में क्या लिखा था डिस्प्लेसमेंट का, क्या होता है बच्चों, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं किसी समय पर पार्टिकल हमारे यहाँ पे था, ठीक है ना, और ये सर्कल है जिसका रेडियस आर है, और ये एंगल हम कुछ ले लें, कितना ले लें बताइए, आप बताइए। चलिए 45 डिग्री, ठीक है। कुछ समय के बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, t = 0 की कंडीशन थी, ठीक है। हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ आ गया, मतलब कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ ना, ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है, ये है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ही शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डेफिनेशन क्या लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का चेंज तो ये है, यानी हमको RF लिखने आना चाहिए। RF क्या है, फाइनल है, फाइनल पोजीशन पार्टिकल किधर है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, तो किधर की तरफ, -j की तरफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r -j कैप, ठीक है, माइनस इनिशियल वेक्टर। देखिए इनिशियल वेक्टर हमारा ये पोजीशन वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। x की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, r/√2, और y की तरफ जो आएगा r/√2। वेक्टर में तो सब कुछ हम कवर कर दिए, तो अभी तो बहुत आपके लिए छोटी चीजें हो गई होंगी। तो माइनस इनिशियल वेक्टर कितना है, r/√2 i कैप प्लस r/√2 j। क्लियर? मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं, -r/√2 या फिर r/√2 माइनस i कैप प्लस r/√2 माइनस r j कैप, ठीक है। ये भी हमारा माइनस है, तो बेटर होगा कि माइनस बाहर ले लें। अब सही है, क्लियर? तो अब इसका कोई अगर पूछ देता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, √(x² प्लस y²। क्लियर? आइए डेटा लेके एक सवाल कर लेते हैं, ज्यादा आपको आसान लगे। सर्कल ही है, 10 यूनिट है, ये 37 डिग्री, पार्टिकल इधर की तरफ आ गया, इस डायरेक्शन में फाइनली आ गया। पहले r इनिशियल ये था, r फाइनल ये, ठीक है ना। देखो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। r इनिशियल वेक्टर क्या होगा बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 cos 37 डिग्री i कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री j कैप। क्लियर? फाइनल वेक्टर क्या हो जाता, इधर की तरफ है, -i की तरफ, यानी -10 i कैप। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, cos 37 की वैल्यू 4/5, ये कितना आ जाता, 8 i कैप, 5 2 10, 2 4 8, प्लस sin 37 की वैल्यू 3/5, तो 2 और 6 j कैप। क्लियर? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे लिख दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाता है, r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो -10 में से -8 गया, कितना है, -18 i कैप और -6 j कैप। क्लियर? अब कोई आपको इससे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है तो क्या लिख लेते हैं, √(-18² प्लस 6²। ठीक है, जो भी आता है वो आपका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए एक और सवाल देख लेते हैं। सिंपल कुछ सवाल पहले देख लीजिए जिससे आपको कंसेप्ट हो जाए। एक पार्टिकल चला यहाँ से, दूसरा पार्टिकल पहुंचा यहाँ पर, मतलब वही वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, उसका मोशन ऐसे, ठीक है ना, रेडियस आर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रेशियो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। किसका रेशियो बताना है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो हमें मालूम है, कैसे पाथ चल रहा है, ऐसे ना। तो पूरा सर्कल 2πr, आधा सर्कल πr, सर्कल का फोर्थ पार्ट πr/2। तो सर डिस्टेंस तो हमको मिल गया,
डिस्टेंस कितना मिल गया, पाई आर बाई 2। अब यहाँ पर देखो, इनिशियली पोजीशन ये थी, फाइनली पोजीशन ये थी, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। आर फाइनल वेक्टर किधर है, ये वाला है, तो हमारा हो गया आर आई कैप। आर इनिशियल वेक्टर किधर है, इधर की तरफ लिखना है, कौन सा है, माइनस आर इनिशियल, मतलब नीचे की तरफ, माइनस आर जे कैप। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज √2r, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 2r। ठीक है, तो आर से आर कट गया, आंसर कितना आ गया, पाई अपॉन 2। ये हमारा रेशियो हो गया। क्लियर, चलिए कुछ क्वेश्चन आपके बुक में डायरेक्शन के बेसिस पे दिए रहते हैं, ठीक है ना, बस कंफ्यूज करने के लिए कि कोई एक आदमी है जो ईस्ट डायरेक्शन में चला, ठीक है ना, 10 यूनिट या 10 किलोमीटर ले लो, ठीक है ना, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में चला 10 किलोमीटर, क्लियर, फिर आपको वेस्ट डायरेक्शन में चला कितना, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सबसे आसान तरीका है डिस्प्लेसमेंट बताने का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पढ़ाया गया था। 10 किलोमीटर किधर चला, ईस्ट में, 10 किलोमीटर किधर चला बताइए, नॉर्थ में, और 5 किलोमीटर किधर चला, वेस्ट में। क्लियर है, अब ये हमारे 3 वेक्टर है, इनको सॉल्व करना है। तो ये 10 था, ये 5 था, तो नेट किधर आएगा, इधर की तरफ, यानी जो नया हमारा बनेगा ये 5 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा। क्लियर, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 125, यानी 5√5। क्लियर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, 5√5। अच्छा, डिस्टेंस कितना मूव किया बच्चों, डिस्टेंस कितना मूव किया, ये 10 10 20 5 25। ठीक है, अच्छा इसी में अगर सवाल पूछ देता कि पार्टिकल की पोजीशन बताइए, ठीक है ना, मतलब उसका डायरेक्शन बताइए, तो देखिए ये हमारा क्या था 10 और ये क्या था 5, ये एंगल क्या हो गया, ठीक है, तो tan थीटा कितना हो गया, 10/5 दैट इज 2, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारे रेफरेंस से जहां से हमने इसको कंसीडर किया है वहां से किस डायरेक्शन में, tan इनवर्स 2, और डायरेक्शन क्या है बताइए, डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ ना, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, और कितने एंगल पे, tan इनवर्स 2। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत वेलोसिटी की, स्पीड की। तो वेलोसिटी में जो हमें पहला टर्म मिलेगा वो आएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है और जितना वो समय ले रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, हम ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। क्लियर है ना, आर मतलब हमारा पोजीशन वेक्टर है, जरूरी तो नहीं है ना पार्टिकल एक्स में चले वाई में चले, ठीक है ना, हो सकता है कि वो स्पेस में चल रहा है तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि वन डायमेंशन का मतलब केवल एक्स ही में चल रहा है या केवल वाई ही में चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे हो ना बच्चों भाई, ये भी दिमाग में बता दो अगर अभी कुछ दिक्कत है।
ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस में चल रहा है, ये वाई एक्सिस में। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी है, ये किस में चल रहा है, एक्स वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। इसी तरह अगर स्पेस में चलता है कोई तो क्या हो जाता है, वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो ये वन डायमेंशन नहीं, वन डायमेंशन है। इसीलिए इसको हमने कैसे लिखा है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा डेल्टा आर को अभी तो आप समझे, वो डिस्प्लेसमेंट है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। या तो इसको स्टेटमेंट में आप क्या ले सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर है। इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेना क्योंकि बार बार आएंगे ये टर्म, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आइए थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच इसका देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ टी में और आर में। ठीक है, मान लेते हैं किसी समय t1 पे पोजीशन क्या है r1 और किसी समय t2 पे पोजीशन क्या है r2, और हमें निकालना क्या है बच्चों, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो हमको तो डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। ये r1 वाला वेक्टर है, ये r2 वाला वेक्टर है, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आप गणित तो पढ़े ही है, ये हमारा r1 हो गया, सॉरी ये क्या है हमारा, ये तो t1 है ना, ये t1 है, इतनी दूरी क्या है t1 है, ये क्या है r1 है। उसी तरह ये टोटल क्या है r2 है, ये पूरा क्या है t2 है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगी t2 माइनस t1। ठीक है, और ये वाली दूरी क्या हो गई r2 माइनस r1। क्लियर है, तो देखो r2 माइनस r1 ही हमारा क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1 की है, r2 माइनस r1 इस केस में अपॉन t2 माइनस t1 की, तो हमारा क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी। मैथमेटिकली अब देखो तो ये r2 माइनस r1 और t2 माइनस t1 क्या बता रहा है, इस टर्म में और इस टर्म में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा का। मतलब r2 माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 वेक्टर एवरेज वेलोसिटी तो है नहीं, मैथमेटिकली क्या है tan थीटा है, और tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। अब ये तो बहुत अच्छी चीज पता चल रही, अगर मतलब मैं ग्राफ आपको देता है और ग्राफ हमारा x और t के बीच में होता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, क्लियर है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि स्लोप हमें क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी बताएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए मेरा डेटा ऐसा है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोई पोजीशन दे दिया मैं 1,1 ही मान लेते हैं, यहाँ पे 2,2, तो ये रिलेशन क्या है, x में है और t में, मतलब पार्टिकल हमारा क्यों x में चल रहा है। ठीक है, और मैं पूछूंगी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बताइए, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मतलब क्या हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 माइनस 1 यानी कितना आ गया, 1 आ गया, अपॉन टाइम मान लेते हैं, टाइम कितना है 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी ये कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अच्छा सर 1 मीटर पर सेकेंड तो हो गया, तो क्या समझाना चाह रहे थे, मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर इसको ऐसे ना करके सीधे ऐसे भी कर लेते हैं, इस ट्राइंगल का स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप आप देखते हैं तो क्या आता है, tan थीटा आता है 45 डिग्री, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो tan थीटा 45 डिग्री हो जाता है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है, तो tan थीटा 1 आ गया, यानी स्लोप आ गया, और स्लोप ही हमारा क्या बता रहा, एवरेज वेलोसिटी।
मतलब किसी स्ट्रेट लाइन का अगर आपको स्लोप मालूम है तो आप एवरेज वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आइए देखिए कैसे। कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी इस पे कर लें कि आपको थोड़ा कंसेप्ट बन जाए। ये एक्स टी के बीच में ग्राफ है, हमने दे दिया स्लोप कितना है 60 डिग्री। एक्स टी के ग्राफ है, ये भी स्लोप हो गया 45 डिग्री। आराम से सोचिए, बताइए ऐसे दे दिया, ये 2 है, ये भी 2 है, ग्राफ किसमें आर टी के बीच में। ठीक है, और मैं पूछा हूं आपसे एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो हमें मालूम है एक्स टी का जो स्लोप आता है वही एवरेज वेलोसिटी होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, कर्व पे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाए, स्लोप कितना है 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3। मतलब यही हमारा आंसर होगा √3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्लोप से बताओ कितना है tan। स्लोप कहां से लेना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब tan कितना है 135 डिग्री। 135 मतलब tan 90 प्लस 45 डिग्री, इसका मतलब -45 डिग्री, इसका मतलब -1, यानी आंसर इतना होगा। इसमें बताइए ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, स्लोप कितना हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, और देखिए एंगल कैसे है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, यही हमारा स्लोप है और स्लोप ही हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ये आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा था, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स साथ साथ में आपको वेक्टर आना ही चाहिए। चलिए क्लियर, इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, और ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए, इतनी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब क्या, अब जब ये पढ़ लिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ लेते हैं। INS लिखा है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी भाई, तो आइए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से वैसा ही एक कर्व ले लेते हैं, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। क्लियर? अच्छा, ये टाइम t1 था और ये टाइम t2। क्लियर? इस टाइम t1 पे कुछ पोजीशन होगा r1 और यहाँ पे r2। क्लियर? अब देखो, तो ये जो हमारा टाइम इंटरवल है ना, ये कितना है t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी या फिर जब एवरेज स्पीड या फिर कुछ किसी का भी एवरेज आप निकालो, ठीक है ना, तो हमको उसमें टाइम पीरियड दिया होगा। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन रहेगा कि 10 सेकेंड में, शुरू से 10 सेकेंड में कितना पार्टिकल चला, शुरू से 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हुई। सवाल ऐसा नहीं होगा कि 10वें सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, ऐसा सवाल नहीं है। अगर वो आया तो वो एवरेज वेलोसिटी का सवाल नहीं है। तो क्या होगा अगर वैसा सवाल आ गया तो, कि मुझे 3rd सेकेंड पे ही बताइए वेलोसिटी क्या है। 0 to 3 सेकंड में मुझे नहीं पता करना, मुझे 3rd सेकंड में ही पता करना है, मुझे 4th सेकंड में पता करना है, हर इंस्टेंट पे पता करना है। ठीक है ना, इसीलिए नाम इसे इंस्टेंटेनियस रखा गया। तो ये कब हो सकता है, जब टाइम पीरियड हमारा बहुत कम होना चाहिए, तभी तो इंस्टेंट पे निकालेंगे ना। यहां से यहां तक में तो इसका तो समय के साथ पोजीशन बहुत बदल रहा। तो अगर मैं समय को देखिए पास में लाऊं, यहाँ पे आ गया, इस समय को इधर लाऊं, यहाँ पर आ गया, तो स्लोप हमारा नया वाला ये बनेगा। और इसको पास में लाऊं, इसको और पास में लाऊं, समय कम कर रहा हूं, तो देखो अब यहाँ पे जो स्लोप बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये स्लोप बना, जो स्लोप अभी तक ये बन रहा था अब वो एक टेंजेंट की तरह बन गया। यानी हमने किया क्या है, डेल्टा आर, ठीक है ना, अभी तो मैथ ही समझो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यहाँ पे समय को कम कर रहे हैं। ठीक है, और कितना कम कर रहे हैं, इतना कम कर रहे हैं कि इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। t1 हमारा मान लीजिए है 1 सेकेंड, ठीक है, और t2 कितना है 1.00008 सेकेंड मान लेते हैं, ये है डेल्टा। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा,
0.000008 सेकेंड। मतलब ये समय इतना कम है कि ऑलमोस्ट किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, ठीक है ना। इसको, इसी टर्म को हम ऐसे लिख दें कि लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि डेल्टा टी जीरो नहीं है, ठीक है ना, टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी का, लेकिन ये डिफरेंस है इतना कम है कि जीरो को टेंड कर रहा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है और जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में इस ऐसे ना लिख के इस टर्म को क्या लिखा जाता है, dr/dt। तो ये जो dt आया वो डिफरेंस ही है डेल्टा टी का, लेकिन इतना कम है क्या है, ये ऑलमोस्ट जीरो को टेंड कर रहा है। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। इसको बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय पे। देखिए ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका स्लोप था, ठीक है ना। तो ये क्या है, टेंजेंट बना हुआ है यहाँ पे। तो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट से पास करता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो कोई कोऑर्डिनेट होगा समय का, ये कोई टी होगा। यानी कि ये जो हमारा टेंजेंट बना हुआ है वो किसी एक समय पे बना है। तो जब भी सवाल आएगा कि एट 3 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, एट 4 सेकेंड, एट 5 सेकेंड, तो ये बताइए आप कि वेलोसिटी क्या है। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिफरेंशियल फॉर्म लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि एवरेज जो हमारा वेलोसिटी होता है उसमें डेल्टा टी इतना कम हो जाता है कि वो टाइम पीरियड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है। तो हमने ऐसे डिफाइन कर दिया किसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। चलिए साथ में और देखते हैं चीज क्या, छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, इसको भी आप नोट किए रहिएगा। अब देखिए वी एवरेज क्या था बच्चों, हमारा वी एवरेज क्या था, वी एवरेज था आर एफ माइनस आर आई, ऐसे लिख सकते हो, अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, जो सही लगे आपको, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, वी इंस्टेंटेनियस क्या है, डी आर वेक्टर बाई डी टी। क्लियर। मैं पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आर एफ के डायरेक्शन में, आर आई के डायरेक्शन में, किसी के डायरेक्शन में, इन दोनों के किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। किसके डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के चेंज के डायरेक्शन में होगा। यानी एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, किसका एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, अलोंग चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना, अलोंग चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बहुत सुंदर सा सवाल इस पे एस.सी. वर्मा के एक्सरसाइज में दिया होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, डी आर वेक्टर, ठीक है ना। मतलब ये डी आर वेक्टर बेसिकली हमारा पोजीशन ही वेक्टर है, ये भी चेंज बहुत कम है, ठीक है। ये किसके अलोंग है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ, आप डी आर वेक्टर लिख लो या फिर पोजीशन वेक्टर ही लिख लो, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी एक इंस्टेंट में पार्टिकल एक ही जगह पे होगा ना, एक समय में पार्टिकल कहाँ होगा, एक ही जगह पे होगा, एक से ज्यादा जगह पे तो होगा नहीं। अब आइए इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। एस.सी. वर्मा ने जो आपको क्वेश्चन दिया था वो देखिए कितना सुंदर दिया था। अब एक्चुअली बुक तो है नहीं मेरे पास, लेकिन उसका थोड़ा बहुत ग्राफ मुझे याद होगा। इस तरह का कुछ ग्राफ बना था उसका, ठीक है। हाँ, इस तरह का कुछ ग्राफ था। अब सवाल हमसे पूछा था कि इस ग्राफ में, ठीक है, आरटीआर ग्राफ में ऐसे दो लोकेशन बताइए जहां पर, दो लोकेशन मतलब दो पॉइंट बताइए, ठीक है ना, जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या हो, इक्वल। तो कोई डेटा दिया नहीं था तो वो कैसे इक्वल जानने की कोशिश कर रहा है। और खैर उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इक्वल, ठीक है। अपनी तरफ से गलती नहीं करना है।
क्लियर। तो देखो अगर मैं मान लू कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट, तो यहां पर टेंजेंट किधर बनता है, इधर बनता है, यहां पे टेंजेंट किधर बनता है, इधर बनता है, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ देता है तो ये हमारा, ये दोनों पॉइंट को जोड़ दिया मतलब डेल्टा आर हो गया। तो डेल्टा आर का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन मतलब R1 का डायरेक्शन इधर है, R2 का डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों डायरेक्शन इक्वल नहीं है। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता तो यहां पर अगर टेंजेंट बनाता मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अच्छा यहां से इस पॉइंट को मिलाता, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता तो इसका भी डायरेक्शन इधर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर है, यानी v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज कहां पर इक्वल होगी, इस यहां से यहां तक पाथ के लिए। अगर पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा तो इस समय जो v एवरेज का डायरेक्शन है और इस समय जो v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। ये सवाल आपसे पूछा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था, बाकी आप खुद से ही समझ सकते हो। दुनिया भर का ग्राफ बना लो, मान लेते हैं एक कर्व ऐसे, इस तरह का कर्व, ठीक है, ऐसा ही मान लो बस। अब बताओ तो यहाँ लॉजिकली इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको मिला लोगे, ये क्या आ गया हमारा चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन के अलावा क्या होगा, क्या होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। और इस पॉइंट पे अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करें तो क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट। टेंजेंट में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि dr/dt मैथमेटिक्स में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट ऑन कर्व। ध्यान में रख लेना बात, ये टेंजेंट ऑन कर्व। डेल्टा/डेल्टा टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। किसमें, मैथ्स में। तो फिजिक्स में मैथ और फिजिक्स को क्लब करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप केवल फिजिक्स के तरीके से सोचो तो आंसर है, मैथ का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए तो v इंस्टेंटेनियस हो गया और v एवरेज हो गया। आइए और भी छोटी छोटी बातें कुछ समझने की कोशिश करो कि जब हम क्वेश्चन को अप्लाई करें तो आप ये बात समझ लें। अच्छा आइए पहले कुछ सवाल ही कर लेते हैं, उसके बाद चर्चाएं होंगी, ठीक है। मान लेते हैं x कोई पोजीशन वेक्टर हमें दिया है t² - 2t, छोटा सा सवाल है, पहले ये कर लेते हैं। ध्यान से सवाल को समझिए क्या पूछ रहे हैं। v एवरेज हमें बताना है 0 to 10 सेकंड, और ये जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, कहेगा कि वेलोसिटी बताइए फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। तो आप समझ लेना कि टाइम पीरियड दिया है तो क्या पूछ रहा है, वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी मीटर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन डेल्टा टी या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो r फाइनल माइनस r इनिशियल इसको लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 10, फाइनल मतलब 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे कितना चलता, 100 - 20, r इनिशियल मतलब 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे तो 0 ही रहता अपॉन 10। आंसर कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। यही सवाल रहता कि v आप बताओ एट t = 10 सेकेंड। बात समझ में आ रही है, एट t = 10 सेकेंड, 10वें सेकंड पे ही बताना। तो यहां पर हमें क्या समझ लेना चाहिए तुरंत, ये कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस बराबर x और t के फंक्शन में है तो dr की जगह dx हो जाएगा, dx/dt। हाँ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये जो भी पूछा है ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही लिखे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो मेंशन है नहीं, ठीक है। चलिए तो dx/dt क्या हो जाएगा बच्चों, तुरंत डिफरेंशिएट कर लोगे, 2t - 2, क्लियर। t = 10 रख लो इसमें, 40 20 में से 2 गया कितना गया 18, 18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आया 8 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल को करने से पहले ये ध्यान में रखना है, कितने बच्चे ऐसा कंसेप्ट बना रहता है ना एकदम, जिसे कोई लेना ही देना नहीं है, उनके दिमाग में बन जाता है
कि अगर एक्स टी के फंक्शन में दिया है तो वेलोसिटी पूछ दिया तो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि डी एक्स बाई डी टी तभी यूज करेंगे जब कोई एक्स और टी में फंक्शन दिया हो। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं दिमाग में बनाना है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज ही निकालोगे, वो टी के फंक्शन में हो, चाहे डेटा दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमको वेलोसिटी निकालना है, तब dx बाई डी टी, dr बाई डी टी या फिर टेंजेंट ऑन कर्व का यूज करेंगे। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि 0 से 10 सेकंड में रफ्तार कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, और 10वें सेकंड में रफ्तार कितनी है, 18 मीटर पर सेकंड। यानी कि इंटायर मोशन में 0 to 10 सेकंड में एवरेज का मतलब आप समझ गए ना। एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके चारों सब्जेक्ट में 90 नंबर है, तो आपका एवरेज परसेंटेज कितना हो जाएगा, 90। हो सकता है किसी में कम आया हो, किसी में ज्यादा आया हो। उस केस में जो मान लेते हैं परसेंटेज आ गया 80, तो 80 परसेंटेज आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ नहीं 4 सब्जेक्ट में 80 आएगा। हो सकता है किसी में 90 से ज्यादा हो, किसी में 70 के आसपास हो। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि 8 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और इंस्टेंटेनियस का 18, यानी 0 से 10 सेकेंड में इसकी रफ्तार कभी 8 से कम भी हुई होगी, 8 से ज्यादा भी हुई होगी। दिख रहा है ना कि 8 से ज्यादा हुई है, 18 हो रही है, तो हमेशा 18 से ज्यादा होती तो एवरेज हमेशा 18 से ऊपर होता, और हमेशा 8 से ज्यादा होती तो एवरेज हमेशा 8 से ऊपर होता। यानी कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 8 से कम भी हुई होगी, 8 से ज्यादा भी हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इसकी 0 भी होगी। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर लिए तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। इसको 0 के इक्वल कर लेते तो टी इक्वल टू क्या आ जाता है, 1, यानी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे शुरुआत के पहले ही सेकंड में वेलोसिटी 0 होगी। दिख रहा है ना। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब यही है। क्लियर। आइए थोड़ा सा इसको और टफ कर लेते हैं। टफ कैसे होगा, जब यहीं पे सवाल हल्का सा घुमा के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ध्यान से समझिएगा बिल्कुल एकदम भैया। अपने ये क्या बन गया भैया, ये कान हो गया आपका, ठीक है ना। कान खड़े कर लो एकदम, ठीक है ना। किस लिए, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस निकालने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, एक सवाल समझ लेंगे तो बार बार कराएंगे अपनी तरह, ठीक है। सवाल क्या है कि 0 to 6 सेकंड में हमको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। क्लियर है। तो पहले भैया डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि लफड़ा खत्म हो जाए। क्यों डिस्प्लेसमेंट में क्यों नहीं दिक्कत होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मतलब एक्स फाइनल क्या था, ठीक है, और एक्स इनिशियल क्या था। तो फाइनल 6 सेकंड पे निकाल लो, कितना आ गया, टी स्क्वायर एवरेज 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 12 प्लस 4, ये टी इक्वल टू 6 पे आ गया। टी इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे क्या था, -4। क्लियर है। तो 36 में से 12 गया, कितना आ गया, 24, और 24 4 28, 28 में 4 गया 24। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 24 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हमेशा ही आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब भी डिस्टेंस पूछ ले, जब भी आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछ ले, तो आपके कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है डिस्टेंस समय के साथ कभी घटता है नहीं, और हमें मालूम नहीं है कि पार्टिकल केवल सीधे चल रही है कि उल्टा चल रही है। हमने स्टार्टिंग में बेसिक में पढ़ा था ना, सीधे चले तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, ठीक है। और जब टर्न कर गए तो डिस्टेंस कुछ और डिस्प्लेसमेंट कुछ और। तो हमें क्या मालूम है कि पार्टिकल सीधा ही केवल चल रही है। हो सकता है पार्टिकल ऐसे चल रही हो स्ट्रेट लाइन में, और फिर ऐसे ही पीछे की तरफ आ रही हो। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहीं से घूमी तो नहीं, घूम गई तो फिर दिक्कत होगा। ये आंसर कितना हो गया, 24, ठीक है। तो
24 दिमाग में आप रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 24 आ गया। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है कि जब भी डिस्टेंस पूछे तो आपको ये सोचना है कि पार्टिकल क्या सीधे ही चल रही है, अपने आप से पूछना है। नहीं मालूम है तो पता करना पड़ेगा कि सीधे चल रही है कि कहीं से घूम गई है। तो मान लेते हैं कि घूम गई है, हम तो उल्टा सोच के ही चलेंगे। अगर नहीं आया तो ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाए। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल सीधा चलिए, 1 डायमेंशन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, कर्व वर्व नहीं है, सीधे है। तो अगर ये इधर गई है, इसको पीछे आना है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी वेलोसिटी जीरो करनी होगी। कहीं ना कहीं उसको अपनी वेलोसिटी जीरो करनी होगी। बात समझ में आ रही है ना? पार्टिकल सीधे जा रहा है और फिर इसको पीछे आना है तो उसको वेलोसिटी किसी इंस्टेंट में तो जीरो करनी होगी। जैसे इस चौक को ऊपर फेंक दिए, ऊपर से इसको नीचे आना था तो इस पॉइंट से जाके नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीरो हुई। इसका मतलब कि क्या जीरो हुआ है? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया कि इंस्टेंटेनियस जीरो हो गया? तो इंस्टेंटेनियस जीरो हो गया। तो चलो भैया ये समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी ना कभी तो हो सकती है कि जीरो हो। और कब जीरो होगी? जब गाड़ी या फिर कोई ऑब्जेक्ट यू टर्न ले लिया हो, मतलब ऐसे चल के ऐसे आ गया हो। तो हम ये वाली कंडीशन मांगे चलेंगे जब भी आपसे डिस्टेंस पूछे। और एक्चुअली में यू टर्न मार ही रहा है क्योंकि ये इक्वेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। इसीलिए इतना मैं बात आपको सिखा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही दिया रहता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया जाता सेम है। इसीलिए मैथ को फिजिक्स से क्लब करना जरूरी है। तो पहले हम वो समय पता करेंगे। इस क्वेश्चन में ये पूरा डेटा दिमाग में रख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। कि डिस्टेंस पूछा तो एकदम सतर्क हो जाना है कि भैया आसान हो चाहे कठिन हो, हम तो पूरा उसके ऊपर पीएचडी करके ही सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मन ये आना चाहिए कहीं यू टर्न तो नहीं ले लिया। यू टर्न लिया होगा तो जरूर कहीं ना कहीं रुका होगा, तभी पीछे आया होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी तो किस समय जीरो होगी ये तो पहले पता चले। हो सकता है कि वो समय जो आ रहा है वो जिस इंटरवल में क्वेश्चन पूछा है उस समय के बाद आ रहा हो। तो आइए देखते हैं। बी इंस्टेंटेनियस हमको जीरो निकालना पड़ेगा। तो बी इंस्टेंटेनियस क्या हो गया बच्चों? dx by dt हो गया। dx by dt क्या हो गया? ध्यान से देखो, 2t - 2। ये जीरो कर लो, t इक्वल टू क्या आ गया? 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। कितने समय के लिए पूछा है? 0 से 6 सेकेंड। तो 0 से 6 सेकेंड में, अब पहले ही सेकेंड में जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब कि 1 सेकेंड के बाद घूम गई। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से नहीं है तो कितने हैं कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करते हैं आराम से। कोई t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 0 पे पहले पता कर लेते पार्टिकल कहाँ पे। क्योंकि हमको 0, 6 और 1 यही 3 समय मालूम है। तो t इक्वल टू 0 पे कहाँ है पार्टिकल? 4 मीटर पे। t इक्वल टू 6 पे कितना है? तो 36 - 12 24 24 + 4 28, यानी 6 सेकंड पे कहां पर? 28 मीटर पे। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना था? 24 आया था। हाँ तो सही है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो सही है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए उतना तो दिक्कत है। t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हुई थी। तो एक रख के देखो तो बच्चों यहाँ पे एक रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ² 1 - 2 + 4। ये कितना आ गया? 3 आया। अब खुद सोचो कि ये तो t इक्वल टू 0 था। अगले 1 सेकंड में पार्टिकल कहां पर है? 3 मीटर पे है। तीसरे मतलब ये तो हमारा एक एक्सिस है ना। तो 3 किधर आएगा? 4 किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा। यानी कि अगले 1 सेकंड में t इक्वल टू 0 से 1 में पार्टिकल सीधे गया नहीं है। किधर गया? इधर गया। ध्यान से समझना, यहां से यहां गया पीछे की तरफ। यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड है और यहाँ पे उसकी रफ्तार 0 हो गई। और उसके बाद ये फिर ऐसे आया। बात समझ में आई? यानी ये 3 मीटर वाला लोकेशन था। यानी 0 से 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, फिर इधर की तरफ 1 मीटर, 2 मीटर, ये 24। यानी डिस्टेंस कितने हो गए?
डिस्टेंस कितना हो गया 26। क्लियर है? आइए एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद अगला डिस्कशन कल होगा। हाँ, ये लेकिन कंसेप्ट जरूरी था, तो आपको बताना इंपॉर्टेंट था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लापरवाही करे कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकालना है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। x बराबर मान लेते हैं 2t स्क्वायर माइनस टी चलिए 2t स्क्वायर माइनस टी ही मान लेते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या है, 0 to 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट बाद में निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो आसान है ना, यही पे निकाल लो भैया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 माइनस 5 और 0 रखोगे तो 0, डिस्प्लेसमेंट आ गया 45। डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले भी इंस्टेंटेनियस 0 होना चाहिए। कहाँ पे 0 होना चाहिए, वो समय निकालना पड़ेगा। तो v इंस्टेंटेनियस 0 होने का मतलब ds बाई dt का 0 होना। ds बाई dt क्या हो जाएगा 4t माइनस 1। ओहो, ये 0 हो गया, बहुत खतरनाक सा टाइम आ गया। t इक्वल टू 1/4 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, डेटा ऐसा दिया गया तो ऐसा आया। तो क्या कर लेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था 0 पे था, ठीक है ना। t इक्वल टू 5 पे, t इक्वल टू 5 पे पार्टिकल कहाँ पे था 5, 25 टू जा 50, 50 माइनस 5 45। क्लियर है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है 45 है, जो कि सही है। t इक्वल टू 1/4 पे पार्टिकल क्या कर रहा था, तो देखो क्या कर रहा था 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर दैट इज 1/16 माइनस 1/4, ये कितना हो गया 8। तो 1/8 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2, यानी माइनस 1/8। यानी पार्टिकल किधर चला 1/4 सेकंड में, किधर चला इधर की तरफ। कितना चला ये कितना आया माइनस 1/8। माइनस 1/8 का मतलब पीछे की तरफ। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर किधर आया और इधर, क्योंकि फाइनली इसको यहाँ पे जाना है और सीधे गया। यानी कि ये कितनी दूरी चला, अब दूरी की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस कितना हो गया 1/8 इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ 1/8 प्लस 45। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 45 प्लस 1/4 दैट इज 45.25। कर लोगे, क्लियर। और प्रैक्टिस करनी है, बताइए। चलिए जल्दी जल्दी सवाल करते रहो। सवाल क्या है, x बराबर p स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6 ले लेते, ठीक है ना। 0 to 6 सेकंड में फिर से बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब हम बच्चों नहीं निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 कहाँ पर है। कितनी हो जाएगी 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। t इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड पे गाड़ी घूम गई है। 0 से 6 में पूछा था, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे एक बात समझ लेनी है, अगर डेटा क्या रहता कि 0 से 3 सेकेंड में बताइए गाड़ी कहाँ से पलटी मारी, चौथे सेकंड पे, ठीक है। 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, और क्वेश्चन 0 से 3 ही में अगर पूछता, यानी कि 3 तक तो वो सीधे ही चली है, यानी 0 से 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। खैर सवाल हमारा ये था, तो देखो कैसे करेंगे। t इक्वल टू 0 पे क्या आएगा बच्चों, t इक्वल टू 0 पे क्या आ गया 6, ठीक है ना 6। t इक्वल टू 6 पे बताइए, तो ये यहाँ पर कितना हो गया 36, यहाँ पर कितना हो गया 6 से 48 प्लस 6, ये कितना हो गया 42 माइनस 48 कितना आ गया 6, यानी t इक्वल टू 6 पे 6। ओ सुंदर सा सवाल, t इक्वल टू 0 पे 6 पर है, t इक्वल टू 6 पर भी 6 पे,
देख रहे हो, यानी पार्टिकल घूम के कहां पर आ गए, वहीं पर आ गए जहां पर था। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, हम लोग कह रहे थे कि नहीं निकालेंगे, तो निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि सही हुआ है कि नहीं। यहाँ पे बच्चों 6 रख के देख लो, ठीक है, 6 रख के देखोगे तो कितना आ जाएगा, अभी आया था ना 6 आया था। आर फाइनल कितना हो गया, 8 फाइनल 6 और आर इनिशियल 0 रख के देखोगे तब भी 6 यानी 0, यानी जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। t इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होता है, तो 4 रख के देखो, 16 माइनस 8 हो गया 32 प्लस 6, तो 32 में 16 गया 16 और 16 6 ये नेगेटिव है ना, तो -10 हो जाएगा। 32 में से 16 घटाएंगे -16 प्लस 6 -10, यानी t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल इधर कहीं गया, इधर तो गया ही नहीं। t इक्वल टू 4 पे कितना आ गया, इधर की तरफ 10 यूनिट आ गया। t इक्वल टू 0 पे 6 पे था, t इक्वल टू 6 पे ये था, चौथे सेकंड पे यहाँ था, यानी पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे आया। यानी टोटल कितना डिस्टेंस चल गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। क्लियर है बिल्कुल। तो अब और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हम थोड़ा बहुत बेसिक सीखेंगे, ठीक है ना। अभी ये नहीं कह रहे कंप्लीट हो गया, अभी अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ एक ही तो आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल टाइम पे पोजीशन कहाँ पर है, फाइनल टाइम पोजीशन कहाँ पे। इक्वेशन अगर पोजीशन टाइम के बीच में दिया तो इनिशियल टाइम रखोगे तो इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा, फाइनल टाइम रखोगे तो फाइनल पोजीशन मिल जाएगा, तो फाइनल में से इनिशियल घटा लो। लेकिन डिस्टेंस के साथ तो ऐसा नहीं है, डिस्टेंस तो डिपेंड करता है कि किस पाथ के थ्रू गया है वो, ऐसे गया फिर वापस आया। तो हमेशा यू टर्न चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए।